नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पे। आज कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन के रुझान आने वाले थे, तो उसमें बीजेपी की हार हुई है और कर्नाटक में कांग्रेस अभी सरकार बनाएगी। तो इन बीजेपी के हार के पीछे क्या क्या कारण थे, इन सभी कारणों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और कांग्रेस इतनी बहुमत से कैसे जीती। हालांकि अगर कांग्रेस को सरकार बनानी थी तो उन्हें 113 सीटों की जरूरत थी, क्योंकि कर्नाटक में टोटल विधानसभा की सीटें 224 है। तो मेजोरिटी का आंकड़ा 113 पे था, लेकिन कांग्रेस 135 का आंकड़ा पार कर चुकी है फिलहाल के लिए। तो ये बहुत ही कांग्रेस के लिए अच्छी जीत हुई। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है उनके लिए स्वागत, उनके हार्दिक बधाई। लेकिन बीजेपी के हार के क्या कारण थे, इन सभी कारणों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 4% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसा होगा। प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। और फिर चलते हैं अपने अपने मुद्दे पे। देखिए, कांग्रेस को फिर से पहले से ही कांग्रेस ने जो भी एग्जिट पोल्स आए थे उसमें हर तरफ के एग्जिट पोल में ज्यादातर लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को फुल मेजोरिटी आ रही है इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या कारण थे कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी। अगर आपको 2018 का चुनाव मालूम होगा कर्नाटक का विधानसभा का, तो उसमें बीजेपी और फिर कांग्रेस की जो टक्कर थी वो बहुत ही कम फासले की थी। लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 65 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 135। ऐसा मतलब क्या हुआ कि बीजेपी को सिर्फ आधी सीटें मिल रही है कांग्रेस के कंपेयर में। तो इन सभी कारणों के बारे में जानेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो भी अपना जीत हुई है उन्हें हार्दिक बधाई और अपना जय घोष जारी किया है उन्होंने, वो बधाई अपनी खुशियां मना रहे हैं। उनके लिए भी उनको हार्दिक बधाई, जो कि लीडर और जो भी वहाँ के स्टेट लीडर्स थे, डीके शिव कुमार हो या फिर येदुरप्पा जी, उनकी वजह से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से ये कर्नाटक में कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन अभी हम बीजेपी क्यों हारी इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कर्नाटक में अगर आपको पता होगा तो 135 सीटें कांग्रेस ने जीती, फिर 65 सीटें बीजेपी ने जीती और फिर जेडीएस ने कुछ 20 एक जीती हैं। तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में 224 सीटें पूरी है। और फिर 2018 में बीजेपी को 105 के लगभग थी और उसके बाद वो कुछ उन्होंने अपना कांग्रेस के एमपी को कांग्रेस के एमएलए को अपना रिजाइन देकर फिर से चुनाव करा लिया। इसी वजह से बीजेपी ने सत्ता बना ली। और फिर आप देखिए, बीजेपी के जो भी अलग अलग बीजेपी की सरकार थी उस पर कांग्रेस के जो भी वहाँ के स्टेट लीडर्स थे वो आरोप लगा रहे थे कि ये 40% कमीशन की सरकार थी। इस पर पूरी कर्नाटक की जनता नाराज थी बीजेपी की वजह से। हालांकि पीएम मोदी ने आखिर में अगर कैंपेन नहीं किया होता कर्नाटक में तो बीजेपी इससे भी बुरी तरह से हार जाती कर्नाटक में। तो पीएम मोदी का यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से योगदान है। लेकिन किसी भी विधानसभा और अगर स्टेट इलेक्शन रहा तो वहाँ पे जो स्टेट के मुद्दे हैं उस पर ज्यादा प्रभाव करना, उस पर ज्यादा अगर आपने फोकस किया तो स्टेट इलेक्शन में ज्यादा जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। कांग्रेस ने इस बार स्टेट इलेक्शन में जो कर्नाटक इलेक्शन था उसमें स्टेट के मुद्दे अच्छी तरह से उठाए थे, कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, 40% करप्शन चार्जेस थे बीजेपी के अगेंस्ट जो भी स्टेट लीडर थे। और फिर उनकी जो पांच गारंटीज थी कांग्रेस पार्टी की। हालांकि ये गारंटी मुझे तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस गारंटी में सब फ्री फ्री था। जो भी फ्री होता है ना वो अच्छी तरह से नहीं होता है। एक सीमित हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फ्री ज्यादा देने से लोगों को आदत पड़ती है। और फिर अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके बारे में बातचीत करूंगा मैं आखिरी में। लेकिन फिलहाल इतना देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने 40% कमीशन के चार्जेस लगाए थे बीजेपी के ऊपर। और फिर अगर आप कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है कर्नाटक इलेक्शन का उसके बारे में अगर बातचीत करेंगे तो कर्नाटक में कांग्रेस में मैनिफेस्टो में ऐड किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री। अगर मैं तो हैरान हो गया कि ये जो मैनिफेस्टो था ना, ये मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सेम मैनिफेस्टो के बराबर था। हर तरफ फ्री फ्री फ्री। तो ये कांग्रेस ने अच्छा किया। लेकिन ये जो है ना, ये फ्री की बातों से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आप फ्री दोगे तो डेवलपमेंट में पैसा कहाँ लगाओगे कर्नाटक में, आपके स्टेट में। आपको वो पैसा कहाँ से आएगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है, हर तरह की स्कीम्स, इकोनॉमी बढ़ानी होती है, जो भी अलग अलग स्कीम्स होती है वो चलानी पड़ती है। अगर हर तरफ ये फ्री दोगे तो कर्नाटक में पैसा नहीं बचेगा, उसके बजट पे ज्यादा भार बढ़ेगा। तो उसको छोड़िए। देखिए, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये तो कर्नाटक कांग्रेस की एक गारंटी थी। दूसरी थी 2,000 रुपए पर मंथ महिला को, जो भी महिला होगी घर पे उसको 2,000 रुपए पर मंथ। और फिर उसके बाद 10 kg राइस, ये देखिए 10 kg राइस प्रत्येक फैमिली को
प्रत्येक फैमिली के प्रत्येक मेंबर को, और उसके बाद 3,000 रुपए किसको देने वाले थे, जो भी युवा है और ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन उसने किया है और वो अनएम्प्लॉयड है, उसको 2 साल के लिए 3,000 रुपए मिलने वाले थे कांग्रेस की तरफ से। और फिर 1,500 रुपए किसको मिलने वाले थे, जो डिप्लोमा होल्डर से, यानी कि डिप्लोमा किया है उसने और वो अनएम्प्लॉयड है, उसको 1,500 रुपए पर मंथ मिलने वाले थे। और उसके बाद शक्ति, यानी इन्होंने स्कीम निकाली थी कि फ्री ट्रेवल्स टू वुमन थ्रू ऑल द स्टेट इन द रेगुलर के, कर्नाटका की जो बसेस है और बीएमटीसी जो बसेस है वहाँ की हर तरफ, मतलब महिलाओं के लिए फ्री बसेस। अभी इसको स्टेट का घाटा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मालूम क्या, जिसकी कैपेसिटी है ना आपको टिकट निकाल देने की, वो हर तरफ उसमें सेम आ जाते हैं। अगर गरीब है तो गरीब को किसी स्कीम निकाल कर आप उसको फायदा पहुंचाइए, लेकिन जो अमीर है वो हर तरफ पैसा खर्च कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन उनको भी अगर आप 2,000 रुपए पर महीना दोगे तो वो तो गरीब लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से ज्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसी वजह से जीती है, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने क्या कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, फिर रिजर्वेशन फॉर वुमन लेके आएंगे, फ्री एलपीजी सिलेंडर्स, एडिशनल इनकम फॉर स्मॉल फार्मर्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना बीजेपी के हर मैनिफेस्टो में इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हमेशा से आती है, क्योंकि बीजेपी 10 साल का आगे का सोचती है। क्योंकि स्टेट को अगर किसी भी, देखिए देश को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे इकोनॉमी का अगर ग्रो करना है तो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग के अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही है। इसी वजह से पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसलिए वो लोन उठा रही है। अगर आपको पता नहीं होगा तो सड़कें कितनी अच्छी बन गई है इंडिया में 2014 के बाद से, अगर आपको पता नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए पैसा लगता है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या था कि हम 10 लाख करोड़ रुपीस का हेल्थ केयर सिस्टम बनाएंगे, और फिर वुमन एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन है, उनको प्रोत्साहन करेंगे, एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे कर्नाटक को, और सबका साथ सबका विकास, डबल स्पीड, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट के काम बीजेपी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में सिर्फ इतना ही था कि हर तरफ फ्री फ्री, ज्यादातर तो फ्री फ्री था, जो कि जो आम लोग हैं उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन जो देश की इकोनॉमी, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो फ्री फ्री की वजह से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्री अगर बेच दो, सभी दोगे, तो पैसा कहाँ से आएगा स्टेट को काम करने के लिए। इस आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, उसमें एक देश है वेनेजुएला, जिसका 36 का आंकड़ा है अमेरिका के साथ। वहां पे पेट्रोल इतना सारा है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पेट्रोल किसी कंट्री के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। 2013-14 से पहले वेनेजुएला एक संपन्न कंट्री था, मतलब उसका जीडीपी पर कैपिटा एक बड़े बड़े देश थे ना, जो डेवलप कंट्री, उसमें गिना जाता था। लेकिन जब से जो राष्ट्रपति वहां के थे, उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया, हर चीज फ्री, हर चीज फ्री, क्योंकि पेट्रोल तो उनके घर पे है। इसी वजह से क्या हुआ, जब 2014 के बाद से पेट्रोल की कीमतें तो नीचे गिरने लगी, तब इनको क्या हुआ कि इनके यहाँ पे महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि फ्री फ्री की चीजों की वजह से लोगों को लेने के लिए आदतें लगी थी। तो महंगाई, मतलब जो चीजें जरूरत नहीं थी वो तो फ्री थी, इसी वजह से लोग उसको भी अट्रैक्ट कर रहे थे, वो भी ले रहे थे। इसी वजह से आज अगर वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में अगर आपको एक ब्रेड पाव खरीदना है ना, अगर ब्रेड पाव खरीदना है तो बोरियां भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं। बिलियन ट्रिलियन रुपीस का वहां पे, अगर उनकी जो भी करेंसी है उसमें वो नोट छापे हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर ऐसा फ्री के रेडियो से फायदा होता है। अभी कुछ बुद्धिजीवी मुझे भी कहेंगे कि फिर एमएलए एमपीज को फ्री मिलता है तो उनका क्या। अभी देखिए एमएलए एमपीओ की संख्या कितनी है, थोड़ी सी, ज्यादा से ज्यादा एमएलए पूरे इंडिया में कितने हैं, 4,000 के आसपास है। और फिर एमपी कितने हैं पूरे, समझो कितने, 550 के आसपास है। तो अगर आप इनकी बात करेंगे और फिर राज्यसभा के एमपी भी होंगे तो वो 200-250 के आसपास है। तो आप इनकी कलेक्टिवली अगर सम करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, 5-1 हज़ार होंगे। लेकिन अगर आप सबको अगर इनके साथ जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से मुझे तो यही लगता है कि कांग्रेस तो, एक तो पहला ऑप्शन था कि करप्शन चार्जेस बीजेपी के खिलाफ लगे, दूसरा था कि कांग्रेस ने क्या किया कि अपने मैनिफेस्टो में हर तरफ फ्री फ्री की चीजें ऐड करी, जो गरीब लोग हैं उनको फायदा दिलाती है, लेकिन जो स्टेट है उसको कर्ज में डुबाने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां आती है वो कर्ज में डुबाती है उस स्टेट का बजट के लिए। और फिर तीसरी क्या थी कि बीजेपी के पास स्टेट में जो लोकल लीडर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। हाँ, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में जो लोकल मुद्दे हैं उसको काम में आता है, वो जो नेशनल इलेक्शन होता है वो मुद्दे स्टेट इलेक्शन में काम नहीं आते। इसी वजह से कांग्रेस ज्यादा और बड़े मार्जिन से जीती है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।